निशीश अस्थाना कानपुर से हैं। बताइए अस्थाना साहब क्या सवाल है। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास टाटा स्टील के 300 शेयर्स हैं जो मैंने 108 पे लिए हैं। ओके। शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू है 2 से 3 महीने का। ओके। मैं जानना चाहता था कि इसका क्या फ्यूचर आउटलुक रहेगा, कितने तक पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे निकलना है। ठीक है सरवेन जी, एकदम क्लियर है इनकी इच्छा। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और शॉर्ट टर्म की परिभाषा भी ठीक है, 2-3 महीने के लिए 108 रुपये पे इनकी खरीद है। कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट बताइए। देखिए एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक शॉर्ट वीक है, क्योंकि अपने शॉर्ट टर्म दायरों और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आप कुछ भी एंगल से देखें तो आई थिंक उनके नीचे ट्रेड हो रहा है। बट पैटर्न वाइज थोड़ा सा इनके लिए उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट, जैसे मैं सबको बोल रहा हूँ कि भाई ये मंथ क्लोज होने दीजिए, वहां पे क्लैरिटी आएगी और एक हफ्ता अगले हफ्ते का ट्रेड, अगले महीने का ट्रेड होने दीजिए, तो मे बी 15 दिन के लिए ट्रेड में बने रह सकते हैं 102 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से। और बेस्ट केस मुझे जो लगता है 15-20 दिन में एक बार पुल बैक में 113 114 का भाव दिखाएगा। उस समय मेरी राय रहेगी इनको कि मुनाफा थोड़ा सा बांध लें, बुक कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा 120-21 के ऊपर जा पाएगा ऐसा मुझे अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और मेटल से जैसे मैंने बोला ग्लोबल फेसिंग सेक्टर है और अभी ग्लोबल मार्केट्स का पेन अभी मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में बने रहें बट उछालों में निकालने की कोशिश करें, बिकॉज इस सेक्टर का, इस इंडेक्स का पेन अभी बाकी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स के भी टारगेट्स मेरे नीचे के भी पेंडिंग है और मुझे लगता है कि अभी पेन बाकी है। ओके 102.40 का स्टॉप लॉस, 114 का टारगेट, और जब भी आए अगले आपके शॉर्ट टर्म के दायरे के अंदर निकल जाइएगा, उसमें री एंटर करिएगा जब नीचे आएगा। तो गाजियाबाद से जगन्नाथ जी फिर से जुड़ गए। जगन्नाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे कहाँ चले गए थे, फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ जी बोलिए सर, मेरे पास 50 शेयर है। हाँ देवयानी के है 199 के पास बस। देवयानी को लिया है 199 के भाव पर, अभी चल रहा है 159 50 शेयर। सरवन जी क्या किया जाए देवयानी इंटरनेशनल पे? बेच दूं? हाँ पूछना अभी। सरवन जी बताओ, रखें कि बेच दें? देखिए इनका दायरा क्या है, एक बार मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कितने दिन खड़े रहना चाहते हैं ना जी? कितने दिन तक रखे रहेंगे जी? कितने दिन तक जगन्नाथ जी इसमें बने रह सकते हैं आप? समय की कोई पाबंदी नहीं है, 6 महीने साल रख सकता हूँ मैं। अब बताओ सरवेन जी, समय की कोई पाबंदी नहीं? नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं, तो आई थिंक ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। और यहाँ पे भी मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई देखिए ऑलरेडी आप नुकसान में है। ये स्टॉक अगर किसी कारण से 150 के नीचे ट्रेड होने लगे डिसाइसिवली, 148 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, 1 से 3 महीना दे दें तो डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी होने की चांसेस है, क्योंकि मंथली कैंडल अभी तक तो ठीक बन रहा है। मतलब एज ऑफ नाउ मैं देखूं अभी 4-5 दिन बाकी है, बट मंथली कैंडल फिलहाल तो ठीक बन रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें 148 के स्टॉप लॉस से। ओके तो इसमें ये राय बन के निकल के आ रही जगन्नाथ जी आपकी। सरवेन जी, अगर आदमी वक्त का गुलाम ना हो तो क्या पैसा बना सकता है? बिल्कुल, अगर आदमी वक्त का गुलाम नहीं है तो पैसा बन सकता है। पेशेंस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल पैसे बनते हैं सर। पर मैं तो मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना चाहिए। नहीं तो जो अगर आप तो टाइम करना चाहिए तो उसके लिए ना अभी पेशेंस से आपको बाहर बैठना भी तो आना चाहिए। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो एक ब्रॉड, अगर 100 लोगों से बात करता हूँ तो 70 से 75 लोगों की पोर्टफोलियो लास्ट 1.5 साल में नीचे ही है। बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके पास सारे अच्छे नाम, आउट परफॉर्मिंग वाले नाम हैं। तो और आप म्यूचुअल फंड्स को भी देख लीजिए तो रिटर्न्स उतने खास नहीं है लास्ट 1.5-2 सालों में। तो आई थिंक वो पेशेंस, बाजार से बाहर बैठना भी आना चाहिए कि जब पोर्टफोलियो 15-20-25% गिरने का रिस्क हो, 30% गिरने का रिस्क हो, उस समय बेचना आना चाहिए और बाद में नीचे लेना आना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेड विद इन योर ट्रेड या पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। 4-5 साल में एक बार करनी चाहिए और होनी चाहिए, और लोग करते नहीं है। सेंसेक्स हर 4 साल में एक बार 25 से 30% गिरता है ऑन एन एवरेज, कभी दायरा कम ज्यादा होता है, बट जब हमको मालूम है कि हर 4-5 साल में एक बार इंडेक्स 25 से 30% गिरेगा, मतलब पोर्टफोलियो उतना या उससे ज्यादा गिर सकता है, तो ऐसे मौकों पर बेचना आना चाहिए और फिर नीचे में लेना आना चाहिए। अगर वो पेशेंस आपके पास है बाहर बैठने का, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जब आप 6-12 महीने बाहर बैठने की भी ताकत रखते हो एंड द रिस्क ऑफ सरवेन जी, भाई बाकी लोग कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा रहा हूँ। सरवेन जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़माने में पेशेंस ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है सर। तो अगर आप HFT करते हैं तो मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो 500,000 रुपए से ज्यादा दिन का कोई नहीं कमा सकता है। आप सिंपल ले लीजिए ना, वीकली एक्सपायरी में कितना प्रीमियम रहता है? 150-200 करोड़ 250 करोड़ का प्रीमियम रहता है। 50 लाख ट्रेडर तो सभी नहीं, NSE ने बोला हुआ अपनी रिपोर्ट में, सभी की रिपोर्ट में कि 50-1 लाख F&O ट्रेडर है।
तो 150-200 करोड़ के प्रीमियम में अगर 50 लाख लोग हिस्सा लेने जाएं तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 400 रुपए आएगा। सरवीन जी जी चलिए इसी बात पर फिर निखिल शाह का सवाल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जी। 1 लॉट ONGC खरीद रखा है, कॉल ऑप्शन 156 वाला 3 रुपए का, बताओ मैं क्या बोलता हूँ करें? फिर लोग बुरा मान जाते हैं, बट 400-500 रुपए से ज्यादा हफ्ते का काम नहीं है ऑप्शन राइटिंग में पर पर्सन। फिर कुछ लोग ज्यादा कमा लेते हैं, वो एक अलग बात है, और कुछ लोग तोड़ देते हैं, बट हिस्सा उतना ही है, 500 रुपए हफ्ते का निफ्टी में। 500 आज इनको कितना बनेगा ONGC वालों को? तो इनके पास कॉल स्ट्राइक कौन सा है? मैंने स्ट्राइक नहीं देखा इनका। अप्रैल की लिया है 156 की। तो आई थिंक देखिए है बढ़िया मोमेंटम में है चीज, और हमने जो क्रूड के ऊपर भी चर्चा की, मुझे लगता है क्रूड भी जिस तरह से ओवरऑल सेटअप लग रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि WTI क्रूड यहाँ से और चलेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जो लास्ट एक हफ्ते भर का जो क्लस्टर है जिसकी लोअर एंड तकरीबन 157-158 के आसपास आ रही है, तो आई थिंक 156.40 के स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से ये ट्रेड में बने रहे, ऑप्शन में है, बट भाव इनको देखना पड़ेगा 156.40 ONGC स्पॉट में। जब तक उसके ऊपर है तब तक ट्रेड में बने रहें, और क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से बने रहना है तो 10 से 12 वर्किंग डेज के बाद एक बार दोबारा राय ले, अगर पैसे नहीं बन रहे तो। ओके, अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो दोबारा इस पे राय लेना चाहिए। अच्छा, दिलप्रीत जी एक है, वो मैं उनका सवाल बता दे रहा हूँ, इसे मैं नाम नहीं लूँगा, मैं शेयर कर, ये बहुत एडवेंचरस शेयर ले रही हैं और लेके बैठी हुई हैं। अगर आप ये शो देख रही हैं तो कृपा करके अपने ऊपर रहम करिए, ये सब क्यों एडवेंचर कर रही हैं आप, ऐसे ऐसे शेयर लेके बैठी जहाँ पे आपको आगे जाते हुए नुकसान हो सकता है, या हो सकता है बहुत फ़ायदा भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन संभावना ज़्यादा नुकसान की है। मैंने बताया ना, भी AI मशीन लर्निंग का ज़माना है। अच्छा, एक सवाल तो ले लेता हूँ फटाफट। मेहा तिवारी गए, इनके पास 200 शेयर है मोरपिन लैब के 43 रुपये पे, क्या करें इसमें? ये देखिए बात वही, जैसे अभी आपने बोला कि ये सारे शेयर्स अभी लोग कर रहे हैं, पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, करते हैं, बट ये इनमें ट्रेंड्स रहे नहीं है, बहुत ज्यादा ये चले नहीं है। लास्ट इसका 1-2 क्वार्टर अच्छा गया था, बट अभी फिलहाल ये वापस करेक्शन मोड में है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए जब तक ये 28-30 के ऊपर जाता नहीं है तब तक उसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा नहीं। और लास्ट 3-6 महीने से अगर आप देखें तो तकरीबन मोटा मोटी 24 रुपए से लेके 28-30 रुपए तक की रेंज है। तो आई थिंक मैं इनको यही बोलूंगा, जो करंट पोजीशन में उसमें होल्ड रखें, लोअर एंड पे है, बट बहुत ज्यादा इसमें काम करने की कोशिश ना करें, और उछालों में निकलने की कोशिश करें। किसी कारण से 30-32 के लेवल्स आते हैं तो आई थिंक थोड़ा निकलना चाहिए यहाँ। अच्छा सरवन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टॉक 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये का है, छोटे टिकट साइज का है जी, तो उसको 25 पैसा या 50 पैसा चलना आसान है, बशर्ते कि नेस्ले को आप 100 रुपये चलाएं। गणित पे मत जाइएगा, ये कैसी सोच है? नहीं, ये अच्छी सोच नहीं है। पेनी स्टॉक्स में फिर उसका भाव इतना कम किसी कारण से ही है। क्वालिटी पे जब सस्पेक्ट है तभी तो उसकी पिटाई हुई है, या तो मेरे हिसाब से तो पेनी स्टॉक्स ट्रेडिंग बड़ा रिस्की बिजनेस है। मुझे अगर कोई पूछे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैं पेनी स्टॉक में 40-50% कमाने से बेटर मैं सोचूंगा कि मैं 25-30% किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में कमा लूं, तो मेरा नेट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेरा उससे बेहतर रहेगा। तो स्टॉक का बीटा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स लोगों को देखने चाहिए, ना कि ओवरऑल रिटर्न। आप कितना रिस्क ले रहे हैं उस ट्रेड के लिए वो भी तो देखिए। पैसा यहाँ आपका जीरो भी हो सकता है अगर किसी खराब कंपनी में फंस गए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ एक चीज़ सीखनी चाहिए जीवन में, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। जिस दिन आप ये एनालाइज कर लेंगे और सही फैसला कर लिया अपनी रिस्क प्रोफाइल का, उस दिन आपको पैसे कमाने से, वेल्थ क्रिएट करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत टफ काम है। आवाज़ देखते रहिए, हम लोग ऐसे कुछ बातें करके आपको सिखा देंगे कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे असेस करें, कैसे करें। चलिए सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारी ज्ञान की चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।